हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब कीजिए फार्मा ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हर वीडियो हमें आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी होती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बहुत से फार्मेसी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो पाए, बहुत से लोग हमारे से जुड़ पाए। तो चलिए अपने आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर है पोसोलॉजी। तो इसके बारे में हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पोसोलॉजी और फैक्टर अफेक्टिंग डोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आई स्वेयर आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से जान सके होंगे कि पोसोलॉजी क्या है और इसके फैक्टर किस प्रकार अफेक्ट करते हैं डोज को। फ्रेंड्स, आपका पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पर रखना, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए और फिर दोबारा समझने के लिए आपको ये लेक्चर ना देखना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ अ साइंस ऑफ डोज ऑफ ड्रग। मतलब कितनी डोज देनी है, ज़्यादा देनी है, कम देनी है, और कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादा या कम करनी है, वो कहलाती है पोसोलॉजी। अब हम इसकी अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड पोसोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोस मीनिंग हाउ मच एंड लोगोस मीनिंग साइंस। पोसोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with dose or quantity of drugs which can be administered to patient to get फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। देखिए, पोसोलॉजी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड पोसोस एंड लोगोस से, जिसमें पोसोस का मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस जिसका मीन होता है साइंस। देखिए, यहाँ पर हाउ मच मतलब कितना क्वांटिटी देना है किसी ड्रग का, उस पर डील करती है पोसोलॉजी। आगे हम देखते हैं कि पोसोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। यानी कि पोसोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है कि कितनी मात्रा में पेशेंट्स को डोज देनी है, ताकि जो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है वो अचीव हो पाए। आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग। अपने को वो कारक देखने हैं जिससे डोज कम और ज़्यादा ली जाती है या पेशेंट्स को दी जाती है। अब ये फैक्टर रटने की बजाय आप इनको समझो। तो फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट्स को बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर क्या पूछता है कि भाई तेरी एज क्या है। एज तो उसके बाद मेल है या फीमेल वो लिख देता है। उसके बाद वो बोलता है कि भाई खड़ा हो जा, तेरा वज़न देखना है, तो बॉडी वेट देख लेता है। फिर डॉक्टर पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो, तो रूट हो गया। फिर डॉक्टर देखता है कि वहाँ पर सर्दी है या गर्मी, एनवायरनमेंट देख लेता है। फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से टाइम देखकर लिखता है। फिर डॉक्टर पेशेंट के अंदर डिजीज़ का मालूम लगाता है। फिर डॉक्टर ये भी देखता है कि मरीज़ कैसा बोल रहा है, पेशेंट के इमोशन कैसे है। तो ऐसे करके हमारे 8 फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को। पहला फैक्टर है एज, जो अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को। ऐसे डॉक्टर पूछता है सेक्स क्या है, तो सेक्स। फिर बॉडी वेट पूछता है। फिर कहाँ से आए हो ये पूछता है। फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से टाइम देख के लिखता है, और साथ साथ ये भी देखता है कि मरीज़ कैसा बोल रहा है, उसके इमोशन क्या है। और इन सब को देखने के बाद डॉक्टर पता लगाता है कि पेशेंट के अंदर डिजीज़ कौन सी है। तो इस तरह से आपको 8 फैक्टर याद हो गए जो अफेक्ट करते हैं डोज ऑफ ड्रग को। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को। नंबर 9 एक्यूमुलेशन, नंबर 10 एडिटिव इफेक्ट, नंबर 11 एंटागोनिज्म, नंबर 12 इडियोसिंक्रेसी, नेक्स्ट टॉलरेंस, नेक्स्ट टैकीफाइलैक्सिस, नेक्स्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। अब आगे हम इन सब फैक्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हमारा पहला फैक्टर है एज।
The pharmacokinetics of many drugs change with age. So, determining the dose of drug, the age of individual, especially children and old people, need lesser amount of drug. यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत आने वाली ज़्यादातर ड्रग्स एज के साथ चेंज होती रहती है। सो इससे क्या होता है कि जो ड्रग की डोज होती है वो डिटरमाइन होती है, और जो बच्चे और बूढ़े होते हैं उनको ड्रग की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्स। वुमेन डू नॉट ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ ड्रग इन सेम मैनर एज इट इज़ इन मैन। फीमेल रिक्वायर लेस डोज देन मेल्स। यानी कि महिलाओं में पुरुषों की तरह ड्रग का एक्शन देखने को नहीं मिलता, इसलिए फीमेल को कम डोज की ज़रूरत होती है कंपेयर टू मेल। मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट्स में प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन इन वुमेन। इसमें क्या बताया गया है कि देखिए, मॉर्फिन जो है वो एक नारकोटिक ड्रग है, और जो बार्बिचुरेट्स है वो एक तरह की स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है जो कि बार्बिचुरिक एसिड से डिराइव की जाती है। तो ये दोनों ड्रग है, इनका बेसिक एक्शन क्या है कि ये जो है सेडेशन प्रोड्यूस करती है। बट वुमेन्स में क्या होता है कि ये दोनों ड्रग जो है वो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देती है बिफोर सेडेशन। द स्ट्रॉन्ग परगेटिव सच एज एलोज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव ड्रग होती है जैसे कि एलोए, इनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान अवॉइड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉडी वेट, कि बॉडी वेट किस प्रकार अफेक्ट करता है पोस्टोलॉजी को। बॉडी वेट, द एवरेज डोज इज मेंशन एदर इन टर्म ऑफ mg पर किलोग्राम बॉडी वेट और एज अ टोटल सिंगल डोज फॉर एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 किलोग्राम। यानी कि जो एवरेज डोज होती है वो किसी व्यक्ति के वजन को ध्यान में रखकर mg यानी कि मिलीग्राम में तय की जाती है, या फिर 50 से 100 किलोग्राम वजन वाले एडल्ट के लिए सिंगल डोज के रूप में तय की जाती है। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस डोजेज ऑफ ड्रग आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोजेज बिकॉज ड्रग एंटर डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी इंट्रावेनस डोज जो होती है ड्रग की वो यूजुअली स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ओरल डोजेज, क्योंकि इंट्रावेनस रूट से जब भी हम किसी ड्रग को देते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टोमक डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। The irritating drugs are better tolerated if administered after meals, example iron and cod liver oil etc. यानी अगर फूड प्रेजेंट है स्टोमक में, यानी स्टोमक भरा हुआ है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग जो है वो डिले हो जाता है यानी लेट हो जाता है। यानी कुल मिला के ड्रग जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं एम्प्टी स्टोमक में यानी खाली पेट में। अब देखिए, हर ड्रग जो है वो हम खाली पेट नहीं लेते, जैसे कि इरिटेटिंग ड्रग ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट हो पाती है अगर हम उनको खाना खाने के बाद ले तो, यानी आफ्टर मील्स लिया जाए तो, यानी इरिटेटिंग ड्रग को आफ्टर मील्स लिया जाता है। और इरिटेटिंग ड्रग में एग्जांपल है जैसे आयरन की टैबलेट्स होती है, आर्सेनिक होती है, कोड लिवर ऑयल होता है, और भी बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जो कि मील्स के बाद ली जाती है। नाउ देख लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डे लाइट इज स्टिमुलेंट enhancing the effect of stimulating drugs and diminish effect of hypnotics. Alcohol is better tolerated in cold environment than in summer. डे लाइट जो होते हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं इसलिए इन्हेंस करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग, और डे लाइट जो है वो डिमिनिश करती है द इफ़ेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स।
मतलब क्या है इसका कि डे लाइट जब दिन का समय होता है तो जो स्टिमुलेंट ड्रग जो होती है जैसे कि कैफीन और निकोटिन, उनके एक्शन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जो हिप्नोटिक्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था बारबिचुरेट्स, तो उनका एक्शन कम होता है अगर उनको दिन के टाइम पेशेंट के द्वारा लिया जाता है। तो देन अल्कोहल जो है वो बेटर टॉलरेट कर पाते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में पर्सन्स एज़ कम्पेयर टू समर। तो जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर अल्कोहल ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट की जाती है कंपेयर टू गर्म एनवायरनमेंट। नाउ देखते हैं इमोशनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। इमोशनल फैक्टर, द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली ड्रग यूज फॉर साइकोमेटिक डिसऑर्डर। देखिए इसमें ये बताया गया है कि अगर पेशेंट और फिजिशियन जो है इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है तो बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि अगर फिजिशियन और पेशेंट्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होने पर वो ड्रग जो है अपना जल्दी से काम करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम अपनी निजी लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर हमारे डॉक्टर्स जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तो पेशेंट्स जो है उस पर उस मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नाउ देखिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ कैसे अफेक्ट करती है। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, drugs like barbiturates and chlorpromazine may produce usually prolonged effect in patients having liver cirrhosis। ड्रग देखिए जैसे ड्रग्स होते हैं बारबिचुरेट्स और क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन क्या है कि ये एक तरह की एंटी साइकोमेटिक ड्रग है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं यूजुअली प्रोलॉन्ग इफेक्ट उन पेशेंट्स में जिनमें लिवर सिरोसिस होता है। और देखिए लिवर सिरोसिस क्या होता है, ये एक प्रोलॉन्ग लीवर की डिजीज़ होती है जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है कई कारणों से। तो उन पेशेंट्स में क्या होता है कि बारबिचुरेट्स और क्लोरप्रोमाजिन जो है उनका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही लंबे समय तक रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्रग जो है उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के द्वारा ही होता है। एंड जब मेटाबॉलिज्म होने के बाद ही ड्रग्स जो होती है वो एक्सक्रीट होती है बॉडी में से। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर लीवर डैमेज है तो इन तरह के ड्रग्स जो है उनका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता बॉडी में से। जो नॉर्मल रेट जिस रेट में होना चाहिए एक्सक्रीशन वो नहीं हो पाता है और वो ड्रग्स जो है अपना प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट शो करती है पेशेंट्स में। नाउ अब देख लेते हैं एक्यूमुलेशन। Accumulation, the drugs which are slowly excreted can have high concentration in body and produce toxic symptoms after administration। एग्जाम्पल के तौर पर है डिजिटालिस, इमेटिन एंड हैवी मेटल्स। वो ड्रग जो कि स्लोली एक्सक्रीट होते हैं बॉडी में से, तो उनमें क्या होता है कुछ समय बाद उनमें हाई कंसंट्रेशन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है बॉडी में और इस एक्यूमुलेशन के कारण कुछ टॉक्सिक सिम्टम्स जो है वो कॉज कर देती है अगर इनको रिपीटेडली बार बार लॉन्ग टाइम लंबे समय तक एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा हो। तो एग्जांपल है डिजिटालिस, इमेटिन। इमेटिन जो है इसको वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड हैवी मेटल, तो ये कुछ ऐसी ड्रग है जिनको बार बार या फिर लंबे समय तक के लिए पेशेंट्स लेता जा रहा है तो उस पेशेंट्स की बॉडी में टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो होने लगते हैं क्योंकि इस प्रकार के ड्रग बॉडी में स्लोली एक्सक्रीट होते हैं। अब आगे हम देखते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट किस प्रकार अफेक्ट करता है। एडिटिव इफ़ेक्ट, when total pharmacological actions of two or more drugs administered together is equivalent to their individual action is called additive effect। For example, combination of ephedrine and aminophylline in the treatment of bronchial asthma। देखिए जब दो ड्रग एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं तो जो इनका टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है दोनों का वो इक्वल होगा, इनके इंडिविजुअल एक्शन के बराबर होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन दिया जाता है इफेड्रिन का एंड इम्यूनोफाइलिन का ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए
ब्रोंकियल अस्थमा क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की एयरवेज जो होती है, सांस लेने की नली जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है और पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसमें इफेड्रिन दी जाती है। ये एक प्रकार की नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग है। एमिनोफिलिन के साथ दी जाती है। एमिनोफिलिन क्या है? एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर है। तो जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो ट्रीटमेंट जो है ब्रोंकियल अस्थमा में वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये जो है अपना इंडिविजुअल एक्शन जो है उनको समाप्त करके ये अपना एक कंबाइन एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये था एडिटिव इफ़ेक्ट। नाउ देख लेते हैं एंटागोनिज्म किस प्रकार अफेक्ट करता है। एंटागोनिज्म, when the action of one drug is opposed by other drug on same physiological system is known as drug antagonism. For example, milk of magnesia is given in acid poisoning. मतलब जब एक ड्रग का एक्शन जो है वो अपोज किया जा रहा है दूसरे ड्रग के द्वारा, तो उस प्रकार के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को ड्रग एंटागोनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब किसी पेशेंट्स को एसिडिक पॉइजनिंग होती है तो ट्रीटमेंट के तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एल्कलाइन इफेक्ट होता है जो कि किसी भी ड्रग के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इडियोसिनक्रेसी किस प्रकार अफेक्ट करता है। इडियोसिनक्रेसी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू अ ड्रग डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक एक्शन इज कॉल्ड इडियोसिनक्रेसी। फॉर एग्जांपल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन कॉज गैस्ट्रिक हेमरेज। देखिए क्या है, मान लीजिए एक पैरासीटामोल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पैरासीटामोल को जो बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि वो बुखार को कम करती है, बट जैसे कि हमें पता है कि हर पेशेंट अलग होता है और हर पर्सन भी अलग होता है। तो अगर पैरासीटामोल किसी पर्सन ने लिया है और उस पर्सन में किसी इस तरह की ड्रग एलर्जी हो इसकी वजह से, जो कि नोन नहीं थी, जो कि पता नहीं है कि किस कारण से हुई है, तो इस तरह के जो एलर्जिक रिएक्शन वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसको इडियोसिनक्रेसी कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे एस्पिरिन जो है, जब एस्पिरिन ली जाती है तो स्मॉल क्वांटिटी भी, यानी एस्पिरिन की स्मॉल क्वांटिटी भी कभी कभी गैस्ट्रिक हेमरेज कॉज कर देती है। नाउ देखिए टॉलरेंस क्या होती है, देख लेते हैं टॉलरेंस। When large dose of drug is required to produce an effect ordinarily produced by therapeutic dose is termed as drug tolerance. For example, smoker can tolerate nicotine. मतलब क्या है, देखिए काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जो ड्रग 500 mg, मान लीजिए पैरासीटामोल का ही एक एग्जांपल देखें तो कुछ पेशेंट्स में जनरली 500 mg की पैरासीटामोल बुखार को कम कर देती है। बट कुछ पेशेंट्स में क्या हुआ कि वो 500 mg की डोज भी उस बुखार को कम नहीं कर पा रही है। उस पेशेंट्स को 1000 mg की डोज की नीड है सेम बुखार को ठीक करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप हो गई है पैरासीटामोल के लिए। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल है, स्मोकर्स जो है वो टॉलरेट कर पाते हैं निकोटिन को, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में टॉलरेट कर पाते हैं नॉर्मल एडल्ट के कंपैरिजन में। तो टॉलरेंस से आप क्या समझे, अगर किसी पर्सन में पर्टिकुलर ड्रग की या स्मोकिंग की टॉलरेंस डेवलप हुई है तो उस पर्सन को हैवी एमजी वाले ड्रग और लार्ज अमाउंट में स्मोकिंग की नीड होगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टैकीफाइलेक्सिस किस प्रकार अफेक्ट करता है। टैकीफाइलेक्सिस, when certain drugs are administered repeatedly at short intervals, the cell receptors blocked up and pharmacological response is decreased. This is known as tachyphylaxis. Drug like amphetamine, cocaine, etc. behave in this way. देखिए बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि शॉर्ट इंटरवल में बार बार पेशेंट्स के द्वारा ली जाती है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स होती है। तो इस तरह की ड्रग्स जब पेशेंट के द्वारा बार बार ली जाती है तो जो सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कई बार
ब्लॉक्ड हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर ड्रग का वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह के जो रेस्पॉन्स होते हैं उनको हम टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स है ड्रग लाइक एम्फेटामाइन एंड कोकेन। तो ये था टैकीफाइलैक्सिस के बारे में। नाउ हम देख लेते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर कैन मॉडिफाई द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो देखिए मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में ये है कि जब पेशेंट्स को किसी तरह की डिजीज़ होती है तभी कुछ टाइप के ड्रग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं सैलिसिलेट्स रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ओनली इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इन द बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। यानी सैलिसिलेट्स जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तभी जब पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर राइज इन बॉडी टेम्परेचर हो। जब किसी पेशेंट को बुखार होता है तभी एंटीपायरेटिक ड्रग जैसे एस्पिरिन या पैरासीटामोल उस बुखार को लोअर डाउन कर सकते हैं। और अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो इन तरह के ड्रग्स देने के बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है बॉडी टेम्परेचर पे। तो ये था मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।